हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो को जाके पहले चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्टोरी कहाँ है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट, जिसमें दिल्ली सल्तनत का क्या रूल था और आगे स्टोरी कैसे बढ़ी, कैसे गंगाधर पंत अब आगे अपनी एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे, हम ये पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। The Shahenshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. तो क्या होने लगा, जो दिल्ली का ये जो शहंशाह है, दिल्ली का जो शहंशाह था, वो एक सिर्फ फिगर हेड बन गया था। फिगर हेड यानी कि अ कार्विंग इमेज, एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था बस दिल्ली की कुर्सी पे, दिल्ली के राजगद्दी पे, और उसका काम सिर्फ ये था कि जो भी सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं पार्लियामेंट से, जो भी सारे सजेशंस आ रहे हैं, उस पर रबर स्टैम्प करेगा, यानी सिर्फ मोहर लगाएगा। यही उसका काम है, उससे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, उसको किसी भी मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप अपना स्टैम्प लगाओ, सिर्फ आप अपनी मोहर लगाओ किसी भी डिसीजन पे। As he read on, गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen. तो ये सब वो किस में पढ़ रहे थे? ये सब वो अपनी वॉल्यूम 5 नाम की बुक में पढ़ रहे थे। कौन? गंगाधर। और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे गंगाधर पंत इंडिया के बारे में और रिस्पेक्ट अपने मन में लाते जा रहे थे और सोच रहे थे कि ये जो हिंदुस्तान है ये कितना अच्छा है। क्योंकि रियलिटी में तो क्या हुआ था, हिंदुस्तान क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स का स्लेव बन गया था, यानी कि गुलाम बन गया था, और 200 साल गुलाम था। लेकिन यहाँ पे वो कोई गुलाम नहीं बना, किसी भी ब्रिटिशर ने आके हिंदुस्तान पर राज नहीं किया। ये वो इंडिया था इनके ख्याली दिमाग में जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ था, जिसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट थी, आत्मसम्मान था, जो गिर के खुद संभला था, ये वो था। तो उनको अपने ये पैरेलल वर्ल्ड वाला जो इंडिया था ना, उस पर बहुत गर्व हो रहा था। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी, यानी इसने कभी भी स्लेवरी नहीं करी, गुलामी नहीं करी, ख्याली दिमाग वाले हिंदुस्तान ने। फॉर द वाइट मैन, वाइट मैन यानी कि ब्रिटिशर, इट हैड लर्न टू स्टैंड अप ऑन इट्स फीट, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखा, एंड न्यू वॉट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज। From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. तो क्या हुआ था, वो ये उन्होंने फिर इस बुक में पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे में उन्होंने ब्रिटिशर्स को रहने की परमिशन दी। किसने? किसने? हमारी गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट बन गई थी, अब किंगडमशिप से डेमोक्रेसी यानी गवर्नमेंट आ गई थी, उस गवर्नमेंट ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिशर्स थे उनको सिर्फ कहाँ रहने की परमिशन दी थी? बॉम्बे में रहने की परमिशन दी थी। और क्यों रहने की परमिशन दी थी? कि उनके कुछ कमर्शियल रीजंस थे, यानी कि कुछ बिजनेस पर्पसेस थे जो कि ब्रिटिशर्स ही पूरे कर पा रहे थे। तो उनको बोला कि ठीक है, आप सिर्फ कहाँ रहोगे? आप सिर्फ बॉम्बे में रहोगे। और उनका एक अकेले आउटपोस्ट हो सकता है बॉम्बे में, या आउटपोस्ट यानी कि अ स्मॉल मिलिट्री कैंप यूज्ड एज अ गार्ड। तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ बॉम्बे में अपना आउटपोस्ट ओपन कर सकते हैं, यानी कि अपने छोटे छोटे मिलिट्री कैंप्स खोल सकते हैं, और कहीं नहीं, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे पे ही उनका कंट्रोल होगा और इंडिया के किसी पार्ट पे नहीं होगा। That lease was to expire in the year 2001 according to the Treaty of 1908. अब जो ये बॉम्बे दिया गया था ब्रिटिशर्स को कि इसी में आप अपने मिलिट्री कैंप्स करो, इसी में आप अपना कमर्शियल यानी बिजनेस पर्पसेस जो भी आपको यहीं से पूरी करनी है, ये जो उनको लीज दिया गया था, ये जो उनको थोड़े टाइम के लिए दिया गया था बॉम्बे, ये भी 2001 में एक्सपायर होना था। क्यों होना था? क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी, यानी एक एग्रीमेंट हुआ था 1908 में कि जो बॉम्बे दे रहे हैं हम ब्रिटिशर्स को, वो हम उनसे 2001 में वापस ले लेंगे। तो 2001 में उनका जो ये बॉम्बे पे इन्फ्लुएंस था वो एक्सपायर हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब वो भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर ही आ गया, यानी कि सब चीज़ें अब कंप्लीटली बॉम्बे को भी इंक्लूड करके सब इंडियंस ही देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। ओके। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. तो गंगाधर पंत क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे उस रियल इंडिया को। किससे कंपेयर कर रहे थे? जो उनका ख्याली दिमाग में, जो उनके पैरेलल वर्ल्ड में जो इंडिया आ रहा था उसको कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि दोनों कितने अलग थे। यहाँ पे इंडिया ने स्लेवरी करी है रियल वर्ल्ड में, यानी कि गुलामी करी है 200 साल, और ये वाला जो इंडिया था जो उनके पैरेलल वर्ल्ड में था, उसने अपने पैरों पर खड़े होना खुद सीखा और कभी किसी की गुलामी नहीं करी। But at the same time, he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? तो उसी टाइम वो ये भी सोच रहा था कि मेरी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इतना जो पढ़ रहा हूँ, अपनी कन्फ्यूजन का एक सल्यूशन निकाल रहा हूँ, ये अभी इनकम्प्लीट है।
मराठास, अभी तक तो मैंने सिर्फ ये पढ़ा कि मराठास जीत गए, लेकिन मराठास बैटल कैसे जीते, ये जो लड़ाई थी उनकी मुगल्स के साथ, अफगान्स के साथ, ये वो जीते कैसे, तो कैसे तो जीते कैसे। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर द अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, और ये जानने के लिए उसको जो बैटल हुआ था, जो युद्ध हुआ था, और उसकी बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज लेने के लिए उसको बैटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one of that gave him the clue. It was Bhau Sahib Banchi Bakhar. Although he seldom relied on the Bakhars for historical evidence, he found them entertaining to read. तो उसने सोचा कि अब मुझे कोई दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी वॉल्यूम 5 छोड़ के। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी दूसरी बुक में मुझे उस पर्टिकुलर बैटल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले और ना कि सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस के। तो उन्होंने भाव साहेब बांची बकर नाम की बुक ली। आप इस बुक का कवर पेज यहाँ दे सकते हैं। इस बुक में सिर्फ मराठास ने आज तक जितने भी बैटल्स लड़े हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये मराठी लैंग्वेज में पूरी लिखी हुई थी। तो इन्होंने ये बुक उठाई कि मैं इस बुक में पढ़ूंगा कि और किसके बारे में पढ़ूंगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में इसमें पढ़ूंगा क्योंकि उसमें मराठास थे। Although he seldom, he not often relied on the Bhakkars for historical evidence. ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई हिस्टोरिकल एविडेंस यानी कोई हिस्ट्री को कंफर्म करने के लिए भाव साहेब बाची भाकर पर रिलाई किया यानी कि इसको पढ़ के अपना काम किया। He found them entertaining to read. वो सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के पर्पज से इन बुक्स को रीड करते थे, कभी भी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ढूंढने के लिए कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. अब doctored accounts क्या होता है? Doctored accounts मतलब manipulated accounts related to history. कुछ ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं और मैनिपुलेट कर दी जाती हैं, यानी कि उनमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दिए जाते हैं, उन्हें हम डॉक्टर्ड अकाउंट्स कहते हैं। और जर्म ऑफ ट्रुथ यानी कि हिंट ऑफ ट्रुथ, कि किसी चीज़ को पढ़ के आपको जर्म ऑफ ट्रुथ फील हो रहा है यानी कि आपको सच्चाई की हिंट मिल रही है वहाँ से। तो वो ये बोल रहे हैं कि ग्राफिक यानी कि उसमें जो पिक्चर्स बनी हुई थी भाव साहेब बाची बाकर की बुक में और जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको पढ़ के उनको कुछ डॉक्टर्ड अकाउंट्स दिख रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड है यानी चेंजेस हैं और उनको इसमें से सच्चाई की कुछ ना कुछ हिंट मिल रही थी। He found one now in a 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. तो अब वो पढ़ रहे थे बुक और कुछ 3 लाइन्स उनको उस बुक में दिखी जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे विश्वास राव जो मराठास के लीडर थे उसको कैसे किल करा गया। और उस बुक में क्या लिखा था, वो बुक की लाइन्स ये हैं। And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them. अब melee मतलब अ कन्फ्यूज फाइट, यानी जब युद्ध का मैदान हो रहा होता है और सब लोग इधर से लड़ रहे हैं, कोई वहाँ से लड़ रहा है, यहाँ पे तलवारबाजी हो रही, तो वो पूरा कन्फ्यूजन होता है, उसको हम मेले कहते हैं। और एलीट ट्रूप्स मतलब जो पूरी आर्मी थी, जो पूरी मुग़ल आर्मी थी, सॉरी अफगान्स की आर्मी और जो मराठास की आर्मी थी, वो उनको ट्रूप्स कहते हैं। जो आर्मी जो सारे योद्धा हैं वहाँ पे उनको हम ट्रूप्स कहते हैं। तो उस लाइंस में लिखा था कि जो विश्वास राव थे उन्होंने अपने हॉर्स पे बैठ के अपने घोड़े पे सवार होके वो मेले यानी कि वो युद्ध मैदान में जहाँ तक कन्फ्यूजन इतनी लड़ाई हो रही थी वहाँ पर घुस गए और उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया और अटैक किया। किस पर अटैक किया? अफगान्स पे, जिससे उनकी लड़ाई हो रही थी। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, गॉड जो थे वो मर्सीफुल थे, यानी थोड़ी सी भगवान की कृपा हुई किस पर? विश्वास राव पे। अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, एक शॉट आया यानी कि एक बुलेट आई जो बिल्कुल उनके कान के पास से होके निकल गई, टच नहीं कर पाई। भगवान की कृपा से वो बच गए, नहीं तो वो बुलेट उनको लग जाती। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल यानी सेसमे सीड वुड हैव लेड टू हिज डेथ। सेसमे सीड यानी कि तिल, अगर आप अपने किचन में जाएंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल एक डॉट जितना होता है, अगर उतना डिफरेंस, बस इतना डिफरेंस था उनके कान और बुलेट के बीच में, अगर ये तिल जितना डिफरेंस नहीं होता तो वो उनके कान पे लग जाती बुलेट और उनकी डेथ हो जाती। किनकी? विश्वास राव की। अब रियलिटी में क्या हुआ था?
रियलिटी में जो ये बुलेट थी ना, ये विश्वास राव को लगी थी और वो डेथ हो गई थी उनकी, जिसकी वजह से मराठा आर्मी हार गई थी। लेकिन वो भाऊ साहब बाची बाखर में भी क्या लिखा था, कुछ अलग ही लिखा था, क्योंकि ये तो पूरा ख्याली वर्ल्ड चल रहा है। जब वो कोमा में लेट के पूरा सोच रहे हैं कि हाँ मैं भाऊ साहब बाची बकर पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसा हो रहा है, उसमें वैसा हो रहा है, तो इस ख्याली बुक में, इस ख्याली दिमाग में, पैरेलल वर्ल्ड में ये लिखा हुआ है कि उनको ये बंदूक की गोली नहीं लगी थी, बल्कि उनके कान के पास से निकल गई और वो नहीं मरे, वो बच गए। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed that he was the only reader left in the magnificent hall. तो अब 8 बज गए, सुबह से लेके शाम के रात के 8 बज गए। अब लाइब्रेरियन आती है और गंगाधर पंत को बोलती है कि सर 8 बज गए हैं, लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है। और गंगाधर पंत एकदम से बुक से बाहर निकलते और अपने थॉट्स को इमर्ज करते हैं, क्योंकि वो पूरा हिस्ट्री में खो गए थे, बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। तो उन्होंने पूरा ध्यान दिया और वापस से थोड़ा सा अलर्ट हुए कि ओके मैं यहाँ पर भी हूँ। तो उन्होंने इतने बड़े मैग्निफिसेंट हॉल में देखा कि वो सिर्फ अब अकेले बैठे हुए हैं और बुक रीड कर रहे हैं और पूरी लाइब्रेरी में कोई नहीं था। I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? तो गंगाधर पंत जो है वो लाइब्रेरियन से कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये मेरी बुक्स पढ़ रहा हूँ ये आप इनको यहीं साइड में रख दीजिए, क्योंकि कल मैं आके इन्हीं को फिर से पढ़ूंगा। By the way, when do you open? और वो पूछते हैं कि कल सुबह लाइब्रेरी कितने बजे ओपन होगी। 8 o'clock, sir. The librarian smiled. तो लाइब्रेरियन स्माइल करके बोलता है कि सुबह 8 बजे आपकी ये लाइब्रेरी खुल जाएगी। Here was a user and researcher right after his heart. इस लाइन का मतलब क्या है कि यहीं पे यूज़र और रिसर्चर है, यानी इसी ने ये बुक यूज़ करी है और यही बंदा है जो इस बुक पे रिसर्च कर रहा है राइट आफ्टर हिज हार्ट, यानी कि इसके दिल में जो आ रहा है वो सब ये पूरा रिसर्च करते जा रहे हैं। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. Absent-mindedly, he also shoved the bhakar into his left pocket. तो जब गंगाधर पंत गायतोंडे लाइब्रेरी के अपने टेबल से उठ के जा रहे थे तो उन्होंने अनइंटेंशनली, थोड़ा एब्सेंट माइंडेडली, कुछ जो पेजेस थे, कुछ जो नोट्स उन्होंने बनाए थे बुक को रीड करके, वो उन्होंने अपनी लेफ्ट पॉकेट में रख दिए, और भकर की जो बुक थी, भाऊ साहब भाची बकर की जो बुक थी, अपने राइट पॉकेट में उन्होंने टक कर ली, यानी छुपा ली थोड़ी सी। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. He then set out for a stroll towards the आज़ाद मैदान। फिर लाइब्रेरी से निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गेस्ट हाउस लिया और वहीं पे वो रहे और एक फ्रूगल मील खाई, यानी कि लेस कॉस्टली एंड सिंपल, थोड़ी सी सस्ती सुंदर उन्होंने मील खा ली, ठीक है, यानी खाना खा लिया। और उसके बाद स्ट्रोल, यानी कि कहाँ वॉन्डर, कहाँ घूमने तरफ निकल गए, आज़ाद मैदान की तरफ निकल गए। ये भी एक ऐसा ही मैदान है जो बॉम्बे में है। अब मैं आपको बता दूं कि इस रियलिटी में जब शुरू में वो कार में बैठ के जा रहे थे तो वो अपनी कार में बैठ के कहाँ जा रहे थे, बॉम्बे। और बॉम्बे क्यों जा रहे थे, क्योंकि उन्हें आज़ाद मैदान में ही अपना 1000वां लेक्चर अपना वहाँ पे डिलीवर करना था। और अब अपने पैरेलल वर्ल्ड में वो कैसे जा रहे हैं, घूमते फिरते, खाना खा के पैदल ही जा रहे हैं, कहाँ, आज़ाद मैदान की तरफ। In the मैदान he found a throng moving towards the पंडाल। थ्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, अ लार्ज पैक ऑफ क्राउड, बहुत सारी भीड़ जो है मैदान में है और वो कहाँ जा रही है, एक पंडाल की तरफ, यानी कि एक सा शेड जैसा लगा और वहाँ पे एक लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो पूरा क्राउड कहाँ जा रहा है, पंडाल में जा रहा है। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। फोर्स ऑफ हैबिट यानी अब प्रोफेसर गायतोंडे ने इतने सारे लेक्चर्स करे हुए हैं तो उनकी हैबिट है कि लेक्चर्स में जाएं, बैठें, सुने और इनफैक्ट खुद बोलें। तो हैबिट की वजह से वो क्या चले गए, वो भी कहाँ, पंडाल में चले गए लेक्चर सुनने। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस। लेक्चर वहाँ पे शुरू हो चुका था। ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, और लोग अंदर पंडाल के आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, ऐसे इन एंड आउट हो रहे थे। But Professor Gayatonde was not looking at the audience, he was staring at the platform as if mesmerized. प्रोफेसर गायतोंडे किसी ऑडियंस को नहीं देख रहे थे, वो तो सिर्फ क्या देख रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे चेयर और टेबल रखी थी, और वो किनके बैठने के लिए रखी थी, किसी गेस्ट ऑफ ऑनर के, जो गेस्ट आते हैं किसी लेक्चर में उनके लिए। तो वो तो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म को देख रहे थे और बिल्कुल मेस्मराइज से, यानी कि समझो जैसे इस प्लेटफॉर्म को देख के खो ही गए हैं, यानी हिप्नोटाइज हो गए एक तरीके से प्लेटफॉर्म देख के। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड,
द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स। अभी जो प्रेसिडेंशियल चेयर है कि प्रेसिडेंट आके चेयरपर्सन आके यहाँ पे बैठेगा, वो अनऑक्यूपाइड थी, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं था। और ये देख के तो जैसे वो स्टर्ड हो गए, यानी कि हिल गए, शॉक हो गए। Like a piece of iron attracted to a magnet, he swiftly moved towards the chair. Swiftly का मतलब quickly। जैसे कि एक लोहे का टुकड़ा मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर पहुंच जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह प्रोफेसर गाय तोंडे जो थे वो भाग के कहाँ पहुंच गए, उस चेयर पे जाके बैठ गए और वहीं पे अपना माइक लेके बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। The speaker stopped in mid-sentence, too shocked to continue, but the audience soon found voice. तो जैसे ही मिस्टर गंगाधर उस चेयर पे जाके बैठ गए तो स्पीकर जो था, वहाँ पे एक और स्पीकर था जो माइक पे कुछ बोल रहा था, वो एकदम से स्टॉप हो गया मिड सेंटेंस, यानी बीच सेंटेंस में बोलते बोलते रुक गया और शॉक हो गया कि अरे ये एकदम से कौन आके चेयर पे बैठ गया। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, और सडनली ऑडियंस ने भी आवाज़ निकालना, आवाज़ चिल्ला चोट करना स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेसिडेंशियल चेयर पे आके कोई अचानक से बैठ गया था। Vacate the chair. This lecture series has no chairperson. Away from the platform, mister. तो क्राउड बहुत भड़क गई और बोलने लग गई कि वेकेट द चेयर, यानी हमारी चेयर खाली करो, यहाँ पे कोई भी चेयरपर्सन नहीं है इस लेक्चर में। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, उस प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो ये चेयर है वो सिंबॉलिक है, यानी कि सिर्फ एक सिंबल है कि यहाँ पे कोई चेयर पर्सन बैठा है, हम सिर्फ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रियलिटी में चेयर पर्सन आगे यहाँ पे नहीं बैठेगा। क्या ये बात तुम्हें नहीं पता? तो इस तरीके से वो चिल्ला रहे थे मिस्टर गंगाधर पंत गायतोंडे को। What nonsense! Who ever heard of a public lecture without a presiding dignitary? तो गंगाधर पंत कहते हैं कि व्हाट नॉनसेंस, ये कितनी नॉनसेंस की बात है। कभी सुना है कि कोई लेक्चर प्रिसाइड हो रहा है, कोई चालू हो रहा है बिना किसी डिग्नेटरी के, यानी कि बिना किसी गेस्ट ऑफ ऑनर के? कभी ऐसा सुना है? प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज, और वो माइक तक गए और अपने गेव वेंट टू यानी कि एक्सप्रेस वंस फीलिंग, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए माइक पे उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, an uncharted lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark, let me tell you। तो माइक पे उन्होंने क्या बोला कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एक लेक्चर जिसमें चेयर पर्सन नहीं है वो एग्जैक्टली उसी प्ले की तरह है जो शेक्सपियर का है। क्या होता है? शेक्सपियर का जो प्ले था शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था हैमलेट, और उसका मेन कैरेक्टर कौन था? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी हीरो कौन था उस प्ले का? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। और अगर हीरो ही नहीं होगा तो वो प्ले किसी काम का होगा? नहीं होगा। तो इसी चीज़ को वो कंपेयर कर रहे थे लेक्चर से और कह रहे थे क्राउड से कि जैसे एक शेक्सपियर का जो हैमलेट यानी जो प्ले था ये वो अधूरा है किसके बिना? प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना। एग्जैक्टली उसी तरह ये जो पूरा लेक्चर है ये चेयर पर्सन के बिना अधूरा है और उसके बिना पॉसिबल नहीं है। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, टेल अस नथिंग। ऑडियंस उनकी किसी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी और उनको चिल्लाने लगी कि टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ अपनी बातें। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। चेयर यानी कि चेयर पर्सन। तो उन्होंने बोला कि वी आर सिक, हम थक चुके हैं किसी चेयर पर्सन की इंट्रोडक्शन सुन सुन के और लंबी लंबी स्पीचेस सुन के, हमें अब कुछ नहीं सुनना। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर। अब वहाँ पे जो स्पीकर खड़ा हुआ है जो टॉपिक के बारे में उन लोगों को बता रहा है वो उनको सिर्फ उसी के सुनना है। वो कह रहे हैं, क्राउड कह रहा है, भीड़ कह रही है कि हमें तो सिर्फ स्पीकर को सुनना है। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो, कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज। अबॉलिश यानी कि पुट एन एंड टू, यानी जो एंड टू यानी जो चीज़ें आपने ख़त्म कर दी है। तो क्राउड गंगाधर से कह रहे हैं कि हमने कई सालों पहले ट्रेडिशनल पुराना मेथड जो है कि आके यहाँ पे कोई चेयर पर्सन बैठेगा किसी लेक्चर सीरीज में, इस मेथड को हमने अबॉलिश कर दिया यानी एंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आप वो प्लेटफॉर्म एम्प्टी करिए जल्द से जल्द। But Gangadhar Pant had the experience of speaking at 999 meetings and he had faced the Pune audience at its most hostile. Hostile यानी कि बहुत unfriendly, बिल्कुल गुस्से वाले unfriendly लोग। तो गंगाधर पंत को इस तरीके के क्राउड से फेमिलियर थे क्योंकि वो 999 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुका है और पुणे में वो रहता था। तो पुणे में उसने कई लेक्चर्स दिए और वहाँ पे उसने कई लेक्चर्स ऐसे भी हुए थे कि जब क्राउड बहुत हॉस्टाइल हो गई यानी कि बहुत भड़क गई है, अनफ्रेंडली हो गई है, तो उनको इन सब सारे लेक्चर्स की आदत थी
तो उनको बुरा नहीं लग रहा था जो क्राउड उनसे इस तरीके से बात कर रहा था। He kept on talking, और वो कंटिन्यूसली बात करते रहे माइक पे। He soon became a target of a shower of tomatoes, eggs and other objects. और क्राउड अब बहुत गुस्से में आ गया। उन्होंने अंडे, टमाटर और जो भी सामान उन्हें मिल रहे थे सब किस पे फेंकने स्टार्ट किए, गंगाधर पे। But he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. Valiant का मतलब क्या होता है? Bravely. And sacrilege का मतलब disrespect, यानी कि अपमान। तो वो कंटिन्यूसली ये जो ब्रेवली यानी कि वो बहुत बहादुरी से अपने सेक्रेलेज को, अपने जो अपमान हो रहा था उसको फेस कर रहा था, यानी कि उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो हिम्मत से खड़ा हुआ था और उस ब्रेवली हर चीज़ को जो ऑडियंस कह रही है उनकी बातों को फेस कर रहा था। फाइनली द ऑडियंस स्वॉर्म्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली। स्वॉर्म्ड का मतलब मूव समवेयर इन अ लार्ज नंबर, और इजेक्ट का मतलब टू रिमूव, हटाना। तो पूरा जो क्राउड था वो स्वॉर्म यानी सब भीड़ एक साथ आई और उनको बॉडीली यानी उठा के इजेक्ट कर दिया, यानी स्टेज से रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नोवेयर टू बी सीन। और पूरे क्राउड में गंगाधर कहीं दिखाई नहीं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी। कहाँ उठा के उसको कहाँ पटक के उठा के फेंक दिया, गंगाधर कहीं नहीं दिखा। That's all I have to tell Rajendra. All I know is that I was found in the आज़ाद मैदान in the morning. अब यहाँ तक जितनी भी हमने स्टोरी पढ़ी है, इधर तक, यहाँ तक वो पूरा अपना कोमा में थे। और अब हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरी चीज़ें हम पढ़ रहे थे अब तक, वो उनका पैरेलल माइंड था, उनके दिमाग में जो भी हुआ वो चल रहा था। और ये सब वो पूरी चीज़ नरेट कर रहे थे, यानी बता रहे थे किसको, राजेंद्र को, अपने फ्रेंड को पूरी बता रहे थे कि ये पूरी कहानी बता रहे थे अपने पैरेलल माइंड की। ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। तो वो ये बता रहा है राजेंद्र को कि मुझे अब सिर्फ यही पता था कि मेरी जब आँख खुली तो मैं कहाँ था, आज़ाद मैदान में था मैं, बस मुझे इतना पता है। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ। पर अब मैं इस वर्ल्ड में जिससे मैं फेमिलियर हूँ, जिससे मैं परिचित हूँ, जो रियल वर्ल्ड है, हमारा दुनिया जो है, मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ। यानी कि अब मैं कोमा से बाहर आ गया हूँ। वो कोमा से कैसे उठे थे, क्राउड से जो झड़प हो रही थी, भड़प उठी थी, उससे एकदम उनका कोमा उठा, मतलब उठ गए वो कोमा से, और वो कोमा से बाहर आ गए। तो ये पूरी चीज़ कोमा से बाहर आने के बाद ये पूरी नरेट कर रहे थे, पूरी बता रहे थे राजेंद्र को। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोस 2 days व्हेन आई वाज एब्सेंट फ्रॉम हियर। तो वो राजेंद्र से ये पूछ रहा है कि मुझे अब वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली था कहाँ उन 2 दिनों में। कौन से 2 दिन, जब वो 2 दिन कोमा में थे। अगर मैं यहाँ पे नहीं था तो मैं कहाँ पे था। और ये 2 दिन कौन से, पहला दिन जब वो ट्रेन से बॉम्बे टू पुणे टू बॉम्बे गए थे, और सेकेंड डे जब उन्होंने पूरा दिन लाइब्रेरी में गए और आज़ाद मैदान की तरफ गए। राजेंद्र वॉज डम्बफाउंडेड बाय द नरेटिव। डम्बफाउंडेड यानी अमेज, बिल्कुल शॉक हो गया था राजेंद्र इनकी बातें सुन के कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो अमेज हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इट टुक हिम अ वाइल टू रिप्लाई। तो उसने थोड़ा सा सोचा और प्रोफेसर को रिप्लाई किया और कहा, प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। तो राजेंद्र ने क्या पूछा, किससे, प्रोफेसर से। ये पूछा कि प्रोफेसर जब आपका कोलिजन हुआ यानी टक्कर हुई आपकी ट्रक से, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक उसी वक्त आप क्या सोच रहे थे, अपने दिमाग में आप किस बारे में थॉट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। I was thinking of the catastrophe theory and its implications of history. तो प्रोफेसर ने उसको बताया कि मैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था और हिस्ट्री में, हमारे इतिहास पे इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके बारे में सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल। तो राजेंद्र स्माइल करके कहता है, बिल्कुल सही, मैं यही सोच रहा था। क्यों ऐसा बोला उन्होंने, क्योंकि ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी जो है, इसका मतलब हम सबसे पहले समझेंगे। कैटास्ट्रोफ थ्योरी मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, उसे हम कैटास्ट्रोफ थ्योरी कहते हैं। जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ, ये जो भूकंप आता है, जो अर्थक्वेक आता है, ये क्यों आता है, क्योंकि अर्थ के प्लेट्स जो अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो ज़रा सी मूव करती है और पूरा सब हिल जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, डिज़ास्टर हो जाता है और एक भूकंप आ जाता है। तो एग्जैक्टली प्रोफेसर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो नॉर्मली जा रहे थे तो सडनली टक्कर हुई उनकी एक
ट्रक से एक कार से ट्रक से उनकी कोलिजन हुआ और जिसकी वजह से पूरी सिचुएशन बदल गई। तो यहाँ पे कैटास्ट्रोफ क्या था, क्या चेंज था, वो एक्सीडेंट होना, और उसी एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चले गए और डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड में चले गए। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त वो सब अपने लेक्चर के इस टॉपिक के बारे में सोच रहे थे, तो वो एग्जैक्टली उसी बारे में सब सोचने लगे। बैटल ऑफ पानीपत, अपनी हिस्ट्री, बॉम्बे, आज़ाद मार्केट, ये सब में वो चले गए। डोंट स्माइल स्मगली, तो राजेंद्र क्या बोलते हैं, गायतोंडे क्या बोलते हैं राजेंद्र को कि डोंट स्माइल स्मगली। स्मगली यानी कि टू शो एक्सेसिव सेटिस्फैक्शन। तो वो राजेंद्र से कहते हैं कि डोंट स्माइल स्मगली, ऐसे मत हंसो कि जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया और तुम सेटिस्फाई हो और तुम्हें कोई चीज़ पता लग गई है। In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok, look at this. Amok यानी कि to behave uncontrollably. आप जब जैसे एक जंगली हाथी जैसे पागल हो जाता है और जैसा बिहेव करने लगता है तो उसे हम कहते हैं एलिफेंट वेंट अमॉक, यानी एलिफेंट अनकंट्रोलेबली बिहेव करने लगा, तो उसे हम अमॉक कहते हैं। तो वो राजेंद्र से कहते हैं गायतोंडे कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैं तुम्हें सब बातें बता रहा हूँ कि मैं ऐसा गया था, फिर वहाँ गया था, ऐसा हुआ था, अपनी जो पूरी कहानी तुम्हें बता रहा हूँ ये इमेजिनेटिव है, ये मेरी काल्पनिक कहानी है, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास दिखाने के लिए एक एविडेंस है, एक प्रूफ है। एंड ट्रायम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, अ पेज टोन आउट ऑफ अ बुक। और फिर क्या किया, ट्रायम्फेंटली मतलब टू विन अ बैटल। टू विन अ बैटल यानी कि ये जो गायतोंडे और राजेंद्र के बीच में जो एक कोल्ड वॉर, एक लड़ाई हो रही थी कि नहीं, वो कह रहा है, गायतोंडे कह रहे हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, और वो जो है राजेंद्र वो कह रहे हैं नहीं नहीं आपकी जो सिर्फ कल्पनाएं हैं, कैटास्ट्रोफ थ्योरी पे बेस्ड है आपकी ये कल्पना। तो ये जो इनके बीच में जो एक कोल्ड वॉर टाइप की हो रही है, इस वॉर को, इस बैटल को जीतने के लिए जो गायतोंडे हैं वो क्या दिखाते हैं राजेंद्र को, एक वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, ये प्रूफ जो किसी भी चीज़ को जीतने के लिए बहुत इनफ होता है, यानी कि एविडेंस। और वो क्या एविडेंस था, अ पेज टोन आउट ऑफ अ बुक, एक इस तरीके से पेज फटा हुआ था बुक का, ये वो एविडेंस था। अब ये कौन सा पेज था, ये एग्जैक्टली वही पेज था जो गायतोंडे ने लाइब्रेरी में से वो कुछ नोट्स और कुछ पेजेस जो थे अपने पॉकेट में टक कर लिए थे, ये वही थे। राजेंद्र read the text on the printed page and his face underwent to change. जैसे ही राजेंद्र ने उस पेज पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो पढ़ा, उसका फेस क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि जो स्माइल थी वो सब गायब हो गई। Gone was the smile and its face and in its place came grave expression. grave यानी कि सीरियस, एकदम सीरियस हो गए उनके फेशियल एक्सप्रेशंस। He was visibly moved, वो मूव हो गए यानी कि पढ़ के हिल गए, उनको शॉक लग गया। Gangadhar Pant pressed home his advantage. Pressed home his advantage मतलब made good use of the evidence that you are having. तो गंगाधर पंत ने जो बहस थी उसकी राजेंद्र से, वो जीतने के लिए अपना ये एविडेंस दिखाया, ये पेज दिखाया कि देखो मेरे पास एविडेंस है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, काल्पनिक बातें तुमसे नहीं कह रहा हूँ। तो उसने अपने एविडेंस का बिल्कुल सही यूज़ किया राजेंद्र को दिखा के। I had inadvertently slipped the bhakar in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return the next morning, but it seems that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn off page was remained. तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे गंगाधर पंत राजेंद्र को, वो ये बता रहे हैं कि जो टोन ऑफ पेज था ये मैं उस लाइब्रेरी से अनइंटेंशनली यानी कि अनजाने में अपने साथ ले आया, और मुझे तब पता चला कि ये पेज मेरे पास है जब मैं मील यानी जब मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, मैंने पैसे निकालने के लिए अपने पॉकेट में जब हाथ डाला तो मुझे पता चला कि मेरे पास ये पेज भी है। मैंने सोचा भी था कि मैं इसको बुक को जाके वहाँ पे पेज को जाके रिटर्न कर दूँ, पर जब मैं वो मेले वो कन्फ्यूजन में चला गया, आज़ाद मार्केट के उस क्राउड ने मेरे से झड़प करना स्टार्ट करी, तो शायद ये वहीं पे बुक गिर गई और सिर्फ एक फटा हुआ ये एक पेज रह गया मेरे पास। एंड लकीली फॉर मी द पेज कंटेन्स अ वाइटल एविडेंस। और लकीली किस्मत से ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि इसी पेज में मेरे लिए वो वाइटल एविडेंस है, यानी कि वो इम्पोर्टेंस एविडेंस है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि असलियत क्या है हिस्ट्री की और जो हुआ है उन दोनों में कहाँ डिफरेंस है, कहाँ चूक हो रही है। Rajendra again read the page. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet and how that event, taken as an omen by the Maratha army, turned the tide in their favor. ओमेन का क्या मतलब है,
ओमेन का मतलब है एन इवेंट रिगार्डेड एज अ गुड सिग्नल, एक ऐसी चीज़ हुई जो उनके लिए अच्छी यानी गुड साबित हुई। तो राजेंद्र ने वो जो पेज दिया, गायतोंडे ने जो राजेंद्र को जो पेज दिया उसने फिर से वो पूरा रीड किया, और रीड करने में उनको क्या पता चला कि जो विश्वास राव था कैसे उन्होंने बुलेट मिस कर ली, वो जो बुलेट उनके कान के पास से होकर निकल गई और उनकी जान बच गई और मराठास जीत गए। तो वो सब कुछ उस पेपर में लिखा हुआ था, और कैसे जो मराठास थे उनकी ओमेन जो थी यानी कि उनकी जीत एक अच्छा सिग्नल बनी और हर चीज़ मराठास के फेवर में हुई, उनके हित में हुई, ये सब पूरा उस पेज में लिखा था। Now look at this. Gangadhar Pant produces own copy of भाव साहेब बांची भाकर, opened at the relevant page. अब गंगाधर पंत ने एक चीज़ और दिखाई राजेंद्र को, बोला अब ये देखो, ये मेरे पास एक और बुक है, ये है भाव साहेब बांची भाकर, यानी कि ये जो भाव साहेब बांची भाकर की बुक थी ये एक दूसरा एडिशन, दूसरी कॉपी थी भाव साहेब बांची भाकर बुक की। बोला अब ये देखो, और उसी पेज को खोला, एक उसके हाथ में उस पैरेलल वर्ल्ड में जो उसने भाव साहेब बांची भाकर का जो फटा हुआ पेज उसके हाथ में था वो, और एक आज की दुनिया की भाव साहेब बांची भाकर का वही वाला पेज, दोनों पेजेस उसने खोले, यानी दोनों वर्ल्ड्स का एक ही पेज उसने खोला। द अकाउंट रैन दस यानी कि वो जो अभी वाली लेटेस्ट वाले रियल वर्ल्ड वाले भाव साहेब बांची भाकर का जो पेज था उसमें क्या लिखा था, and then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. तो गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर यानी कि जब वो कन्फ्यूजन में मेले में घुसे, यानी कि पूरे युद्ध में घुस गए थे अपने हॉर्स पे सवार होके, तो गॉड एक्सप्रेसेस डिस्प्लेजर, भगवान की कृपा उन पे नहीं हो पाई और जो बुलेट उनको लगी वो उनको हिट कर गई और वहीं पे विश्वास राव की डेथ हो गई। और उस पेज में क्या लिखा था कि गॉड वॉज मर्सीफुल, भगवान की कृपा हो गई, वो जो डेथ थी उनकी नहीं हो पाई क्योंकि बुलेट कान से निकल गई। तो भाव साहेब बांची भाकर दो किताबों के दो एडिशंस, दो कॉपी, और दोनों में अलग अलग बात लिखी है हिस्ट्री की। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। अब राजेंद्र ये सब देख के थोड़ा सा शॉक हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उसने बोला प्रोफेसर गायतोंडे यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का मतलब है कि आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये क्या हो रहा है। Until I saw this material evidence, I had simply put your expression down to fantasy. Fantasy मतलब कुछ स्टोरी विथ इवेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कुछ रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो राजेंद्र कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे ये दो एविडेंस नहीं दिखाए होते तो अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि जो भी आप कह रहे हैं वो फैंटेसी यानी काल्पनिक कथाएं आप मुझे सुना रहे हैं। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स यानी कि अ स्टोरी दैट इज हैपन इन रियल लाइफ, जो सच्चाई में, जो रियलिटी में हुआ है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो सबको पता है, वो होता है फैक्ट। तो वो कह रहा है कि राजेंद्र कह रहे हैं कि लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो सच्चाई है, वो स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है उन सब से जो आपने मुझे एज अ फैंटेसी फॉर्म में दिखाया। यानी कि जो रियल पेज है भाव साहेब बांची भाकर बुक का और जो ये पेज आप मुझे दिखा रहे हैं, ये दोनों अलग हैं, यानी फैक्ट और रियलिटी दो अलग चीज़ें हैं। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स, आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। तो प्रोफेसर गायतोंडे अब बहुत त्रस्त हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं सच्चाई जानने के खोज में, और वो कह रहे हैं फैक्ट्स यानी सच्चाई, मुझे जाननी है सच्चाई क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ क्या है सच्चाई। तो वो अब बहुत परेशान हो गए हैं बेचारे, जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, कहाँ कन्फ्यूजन है। तो वो राजेंद्र पे पूरी शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं। Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. Pacing का मतलब walking. तो राजेंद्र ने थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसी रूम में वॉक करना यानी पेसिंग उसने स्टार्ट करी, और पूरा टेंशन में बहुत कुछ सोच रहा था और इधर से उधर पूरा कमरे में वॉक करना स्टार्ट किया। Finally he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. तो राजेंद्र प्रोफेसर से कहते हैं कि प्रोफेसर आपका जो ये कन्फ्यूजन है वो मैं दो साइंटिफिक थ्योरीज से रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ। रैशनलाइज यानी लॉजिकल सोच के कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ सोच के दो थ्योरीज पे कंक्लूड करने का ट्राई करता हूँ। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स,
but only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience. तो वो कहते हैं कि मैं आपको दो साइंटिफिक थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मैं सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं होता हूँ, कि आप कन्विंस हो रहे हो, आप मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन एट द एंड आप ही जज करोगे, आप ही सब चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जिसने एक कैटास्ट्रोफिक, ये डिजास्ट्रस एक्सपीरियंस फील किया है, यानी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में आपने ट्रांजिशन किया है, यानी चेंज होके गए हो, तो आपने ही ये पूरा फील किया है और आप ही इसको जज कर पाओगे। मैं तो सिर्फ आपको दो थ्योरीज बता रहा हूँ, बाकी सब पूरा समझना आपको ही है। Please continue, Rajendra. I am all ears, Professor Gaitonde replied. Rajendra continued pacing as he talked. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं राजेंद्र को गायतोंडे की, प्लीज कंटिन्यू, आई एम ऑल ईयर्स, यानी मेरे कान तुम्हें दे दिए मैंने, समझो, यानी मैं इतने ध्यान से सुन रहा हूँ हर चीज़, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज जल्दी से मुझे बताओ कि क्या रीजन है मेरे कन्फ्यूजन के। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट कैटास्ट्रोफ थ्योरी at the seminar. Let us apply to the battle of पानीपत। तो राजेंद्र क्या बोल रहे हैं गायतोंडे से कि आपने कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में तो सुना है, और हमने इतने सारे सेमिनार्स अटेंड करे, हर जगह हमने कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में सुना है, अब इसी थ्योरी को बैटल ऑफ पानीपत पे अप्लाई करते हैं। अब कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या होती है? कैटास्ट्रोफ थ्योरी मैंने वही बताया था कि एक प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी चल रही है उसमें ज़रा सा भी चेंज, स्लाइटली अगर चेंज हुआ है तो वो पूरी ओवरऑल एंटायर सिचुएशन को चेंज कर देगा। तो इसी को वो अप्लाई कर रहे हैं किस पे? बैटल ऑफ पानीपत पे। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। अब वो पूरा जो सीन है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, उसको पूरा इमेजिन कर रहे हैं और पूरा वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक बड़ा सा युद्ध का मैदान है और दोनों आर्मी सामने खड़ी हैं, मराठास की आर्मी भी सामने खड़ी है और यहाँ पे अफगान्स की आर्मी भी उनके सामने खड़ी, दोनों ऑपोजिट आमने सामने खड़ी हैं। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। अब्दाली यानी कि अहमद शाह अब्दाली जो अफगान्स का लीडर था। There was no great disparity between the latter's troop and the opposing forces. Disparity यानी कि difference। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मराठा आर्मी और ठीक उसके सामने अफगान्स की आर्मी, और दोनों के ट्रूप्स यानी दोनों की आर्मीज़ में कोई फ़र्क नहीं था, कोई डिस्पैरिटी नहीं था। इनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे, इनके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। Their armor was comparable। आर्मर यानी कि शेल, यानी कि जो गोला बारूद, जो शेल्स इनके पास हैं वो एग्जैक्टली सेम अफगान्स के पास भी है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो अ लॉट डिपेंडेंट ऑन लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। तो सबसे ज़्यादा दोनों के पास सेम गोला बारूद है, इसके पास भी वही चीज़ है, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, जो दोनों आर्मीज़ के पास सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आता है लीडरशिप स्टाइल्स, यानी कि यहाँ का लीडर कौन है? विश्वास राव, और यहाँ का लीडर कौन है? अब्दाली। अब विश्वास राव और अब्दाली दोनों अपने लीडरशिप स्किल्स कैसे यूज़ करते हैं और अपनी स्किल्स के माध्यम से अपनी अपनी आर्मी, अपनी अपनी फौज का मोरल यानी कि मोटिवेशन उनका कैसे करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, हिम्मत कैसे बढ़ाते हैं, वो डिपेंड करता है यहाँ पे, क्योंकि वो ही एक चीज़ अलग है, बाकी सब तो दोनों में सेम है। द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड आयर टू द पेशवा वॉज किल्ड प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट। अब जंक्चर यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो यहाँ बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया जिसमें जो विश्वास राव जो था, जो पेशवाज यानी मराठास का आखिरी बेटा, उनकी खानदान का आखिरी बेटा था, उसके बाद उसका कोई बेटा नहीं था, तो बोला कि आखिरी बेटा था वो किल कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे उसको बैटल में, लड़ाई में मारा गया। वही एक टर्निंग पॉइंट है हमारी इस थ्योरी का। As history has it, his uncle Bhav Sahib rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in battle or survived is not known. But for the troops at a particular moment, that blow of losing their leader was crucial. तो melee यानी कि क्या? Again confusion, यानी कि जो युद्ध की लड़ाई confusion हो रहा है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसे confusion कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विश्वास राव का अंकल कौन था? भाव साहिब।
ये बताते हैं हिस्ट्री में कि भाव साहब भी मेले में यानी कन्फ्यूजन में युद्ध के मैदान में लड़ने चले गए एंड सडनली क्या हुआ, अब वहाँ पे उनको किसी ने युद्ध में मार दिया या वो कहीं पे गायब हो गए, यानी कि वो कहीं वो सर्वाइव कर पाए नहीं कर पाए, यानी कि उस लड़ाई में वो जिंदा रह पाए नहीं रह पाए, ये किसी को पता नहीं, ये आज भी सस्पेंस है। लेकिन जैसे ही उनकी जो मराठा फौज थी, आर्मी थी, उन्हें ये पता चला कि विश्वासराव को गोली लग गई, लीडर मर गया, फिर सेकंड कौन मेन थे, अंकल भाव साहेब, वो सरवाइव कर गए या मर गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे जैसे उन्हें पता चला कि हमारे लीडर्स चले गए, ख़त्म हो गए, अब हम आर्मी फौज अकेले ही हैं, तो यहाँ पे उनका मॉरल पूरा गिर जाता है, यहाँ पे उनका आत्मविश्वास पूरा ख़त्म हो जाता है। दे लॉस्ट देयर मॉरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, देयर फॉलोड एन अटर राउट, राउट यानी कि डिफीट, और यहीं पर जैसे ही उनका मोटिवेशन ख़त्म हुआ, जैसे ही उनका आत्मविश्वास गिरा, यहाँ पे राउट हुई, यानी कि उन्होंने अपनी यहाँ पे डिफीट मान ली, अपनी हार यही मान ली उसकी फौज ने। Exactly, professor, and what you have shown me on that torn page is course taken by the battle when the bullet missed Vishwas Rao, a crucial event gone the other way. तो वो अब राजेंद्र प्रोफेसर के से कह रहे हैं कि प्रोफेसर ये तो ठीक है, जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताई, अब जो आपने मुझे इस पीस ऑफ पेपर पे जो आपने मुझे दिखाया है उस पर एक बहुत क्रूशियल, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मिस हो गया है, यानी कि उस पर ये लिखा है कि जो बुलेट था वो लगा ही नहीं उसके कान पे विश्वासराव के, और वो बच गया, यानी जो आर्मी थी उसका आत्मसम्मान गिरा ही नहीं, वो और बढ़ गया, क्योंकि वो लोग तो जीत गए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अलग हुई, रियलिटी में फौज का आत्मसम्मान गिर गया, आत्मसम्मान आत्मविश्वास पूरा गिर गया, और यहाँ पे जो पीस ऑफ पेपर आप मुझे दिखा रहे हो, यहाँ पे उनका मॉरल जो है, इनका आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ गया। तो दो ऑपोजिट चीज़ें हुई हैं। And its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the difference, Rajendra said. Impetus मतलब the force with which body moves and motivation. तो यहाँ पे opposite हुआ, यहाँ पे motivation का difference हुआ। रियलिटी में motivation बिल्कुल ख़त्म हो गया था आर्मी और फौज का, क्योंकि उन विश्वासराव और भाव साहब मारे गए, और जो पीस ऑफ पेपर आपने दिखाया उसके अंदर क्या हुआ, विश्वासराव बच गए, तो यहाँ पे जो मोटिवेशन था वो गिरने के बजाय और बढ़ गया। तो दो चीजें ऑपोजिट हुई हैं। मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव विन, बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज अ यूनिक हिस्ट्री। तो अब ये बैटल ऑफ पानीपत को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, बैटल ऑफ वाटरलू का, जो नेपोलियन कुड हैव विन। अब नेपोलियन ने ये बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा था जिसमें वो हार गया था, जिसमें रियलिटी में वो हार गया था। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो जीत सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो जीत सकता है। तो वो सिंपल बैटल ऑफ पानीपत को बैटल ऑफ वाटरलू से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, ऐसे उसका एक व्यू दे रहे हैं कि जो नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू हार गया था वो जीत भी तो सकता था। बट हम एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक ही वर्ल्ड में रहते हैं, ये एक ही दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई हैं वो सेम है, वो कभी बदल नहीं सकती। और स्पेशली हिस्ट्री कैसे बदलेगी, जो चीज़ें हो चुकी हैं अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं वो चीज़ नहीं हुई है। द आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर द रियलिटी, गंगाधर पंत सेड। तो गंगाधर पंत कहते हैं कि जो हम थॉट लाते हैं कि इट माइट हैव, ऐसा हो सकता था कि वाटरलू वाला जो बैटल हुआ है वो नेपोलियन जीत सकता था, ये स्पेकुलेशन के लिए यानी कि अनुमान लगाने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं था। आप सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हो, काश विश्वासराव जीत जाता, काश मराठा आर्मी जीत जाती, आप सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें बोल सकते हो, बट रियलिटी जो नहीं है, रियलिटी हम सबको वही एक्सेप्ट करनी है जो हुई है एक्चुअली, कि विश्वासराव मारे गए थे और मराठा आर्मी हार गई थी। I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange. But please, hear me out, Rajendra said. तो राजेंद्र कहता है I take issue with. I take issue with का मतलब है कि to disagree with. वो ये बोलते हैं कि मैं आपके इस पॉइंट से थोड़ा डिसअग्री करता हूँ, यानी कि सहमत नहीं हूँ। मेरे पास एक और सेकंड पॉइंट है अपनी बात प्रूफ करने का, और जो आपको थोड़ा अजीब लगे, बट प्लीज़ मेरी बात सुनो, राजेंद्र उनसे कहता है। गंगाधर पंत listened expectantly as राजेंद्र continued. फिर गंगाधर पंत कहता है ठीक है भाई बताओ।
तो राजेंद्र कहते हैं व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी। वो कहते हैं कि रियलिटी अगर है क्या, सच्चाई आखिर है क्या, ये राजेंद्र बोलते हैं। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली विद इंस्ट्रूमेंट्स। तो रियलिटी यानी सच्चाई वो है जो हम अपने सेंसेस से फील करते हैं। सेंसेस यानी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, आँखों से, कानों से, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही रियलिटी है। या किसी इंस्ट्रूमेंट्स पे हम जब देखते हैं, यानी कि टीवी पे देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, यही रियलिटी होती है। बट इट इज़ लिमिटेड टू वॉट वी सी। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये जो हम सिर्फ देख रहे हैं, क्या उस तक ही सीमित है, क्या उसके और कोई मैनिफेस्टेशंस नहीं है। यानी कि मैनिफेस्टेशंस का मतलब कि कोई चीज़ आपके स्पिरिचुअल बिलीफ पे, यानी कि कोई चीज़ हो सकता है ऐसी भी तो हो सकती है जो आपके अंदर से, आपकी सोल से निकली हो, किसी चीज़ का आपको इंट्यूशन मिला हो, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे वो ये चीज़ कह रहे थे कि जो हम देख रहे हैं वो हमारी, जितना भी हम देख रहे हैं सिर्फ उतने तक रियलिटी लिमिटेड नहीं है। जब क्या वो मैनिफेस्टेशंस पे भी बेस्ड है, यानी कि हमारे अंदर से जो हमें आंसर्स मिल रहे हैं क्या उस पर भी बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. When dealing with such systems, the physicists discovered something startling. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं राजेंद्र, यहाँ पे अब वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक। यानी पहली चीज़ उन्होंने क्या रीज़न बताया था, पहला साइंटिफिक टॉपिक उन्होंने क्या बताया था गायतोंडे की प्रॉब्लम के लिए, वो था कैटास्ट्रोफ थ्योरी। उन्होंने ये बताई थी कि यानी कि एक सिचुएशन में छोटा सा चेंज जिससे पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। और वो चीज़ गायतोंडे के ऊपर अगर जब उन्होंने अप्लाई करी तो उनका कैटास्ट्रोफ क्या था, वो एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हुआ, ज़रा सा चेंज हुआ और पूरी सिचुएशन बदल गई। यानी कि वो सच में आज़ाद मैदान जा ही नहीं पाए अपना लेक्चर देने, उसकी जगह कोमा में चले गए और अपने एक्चुअल पैरेलल वर्ल्ड जो है, उनका ख्याली दिमाग है, उसके अंदर कहीं और ही पहुंच गए। बॉम्बे चले गए, लाइब्रेरी चले गए, फिर वहाँ से आज़ाद मैदान चले गए, ये सब हुआ। तो इसी को हमने कैटास्ट्रोफ थ्योरी किया। यहाँ पे अब अपनी वो दूसरी थ्योरी बता रहे हैं राजेंद्र, जो कि बेस्ड है सबसे छोटे सिस्टम चीज़ पे, पार्टिकल पे, जिसको हम एटम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रियलिटी यूनिक नहीं हो सकती है, विच इज़ फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिससे पता चला है कि रियलिटी यूनिक नहीं है। यानी हो सकता है किसी सिचुएशन में रियलिटी अलग हो और किसी सिचुएशन में रियलिटी कुछ अलग हो। ये उन्होंने बताया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इस चीज़ पे हुए हैं। और कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एटम पे ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हमें ये सबको पता है कि एटम का सबसे छोटा पार्ट, एटम्स इस दुनिया का सबसे छोटा पार्ट है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब चीज़ें रिवॉल्व करते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज्ड यानी कि इनमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। हम इस साइंटिफिक टॉपिक के डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसको एज अ सरफेस समझेंगे ताकि हम गायतोंडे की जो सिचुएशन है उसको समझ पाएं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास ये स्टेट्स हैं। ये जो आप बड़े बड़े सर्कल्स देख रहे हो ना, इसको स्टेट्स बोल सकते हो, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस बोल सकते हो जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है। ये ई और ऊपर छोटा सा जो माइनस का साइन है, ये इलेक्ट्रॉन का साइन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं, और माइनस यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं। द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग। फिजिसिस्ट यानी जो फिजिक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उन्होंने एक स्टार्टलिंग यानी कि बहुत सरप्राइजिंग चीज़ डिस्कवर करी, यानी ढूंढी है। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड डेफिनेटली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने अपने स्टेट्स में घूम रहे हैं, और जो इनका जो मूवमेंट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 4-5 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, ये जो इनका मूवमेंट है ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कैसे मूव करेंगे। हो सकता है अभी एक मूव कर रहा हो सकता है इस वाली स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाली स्टेट में आ जाए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाए, या हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में से निकल के इस वाली स्टेट में यहाँ पे आ जाए।
तो ये जो इनका मूवमेंट है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होना, यानी कि ये चेंज हो रहा है, ये प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता अगर सारे लॉज ऑफ गवर्निंग पता हो, इनकी पूरी सिचुएशन पता है हमें, उसके बाद भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है। टेक एन एग्जाम्पल, अब इसी चीज़ को वो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, वेयर विल इट गो? इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time, but I cannot make such an assertion for the electron. असर्जन यानी कि एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, यानी कि एक परफेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल वो बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं एक गन से बुलेट शूट करता हूँ, एक पर्टिकुलर मुझे स्पीड बता दी, एक पर्टिकुलर मुझे डिस्टेंस बता दिया कि आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आपको गन चलानी है, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी जो बुलेट गन से निकली है वो कहाँ जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी। यानी अगर गन यहाँ से बुलेट गई तो एग्जैक्टली यहाँ इस डायरेक्शन पे गन की जो मेरी बुलेट है वो यहाँ पहुँचेगी, इस चीज़ का मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ और मैं एक सोर्स, एक जगह पे खड़ा हूँ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को शूट कर रहा हूँ या यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मैं फेंक रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। हो सकता है वो ऐसे जिग जैग लोकेशन पे जाए, हो सकता है वो ऐसे बड़े बड़े इस डायरेक्शन में जाए। वो किस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रिडिक्शन नहीं पता लगाया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू वो यही बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इट मे बी हेयर देयर एनीवेयर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं भी उसका कोई डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। I can at best quote odds for it being found at a specific location at a specified time. सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस में इतना ही बताया जा सकता है कि हो सकता है इतनी देर बाद वो उधर कहीं मिले, एक ब्लर प्रिडिक्शन बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो उसकी पर्टिकुलर लोकेशन है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये नहीं बोल सकते, सिर्फ कुछ गैसेस करके बता सकते हैं। जैसे एक पूरा इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे न्यूक्लियस है, इसके आसपास अलग अलग स्टेट्स हैं और इनके अलग अलग स्टेट्स में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो ये नहीं पता कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी इस स्टेट में घूम रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे बाद ये यही होगा। हो सकता है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, या हो सकता है यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाए 1 घंटे बाद। तो ये सिर्फ हल्का फुल्का प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है, कंफर्म कुछ नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज़ हर्ड ऑफ इट, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। तो प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी बता रहे हो। डिटर्मिनिज्म मतलब द डॉक्ट्राइन दैट हैज इवेंट्स कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल विल, और क्वांटम थ्योरी का मतलब होता है द थ्योरी ऑफ मैटर एंड एनर्जी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिज्म्स। यानी कि यहाँ तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी हुई है क्वांटम थ्योरी की। तो क्वांटम थ्योरी में यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग स्टेट्स में रिवॉल्व करते हैं और एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज कर जाएंगे, करते हैं, 100% करते हैं, लेकिन ये कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं लगा सकता। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रैवल करता है तो वो एक पल्स ऑफ रेडिएशन छोड़ता है, यानी कि कोई एनर्जी भी रिलीज़ करता है। तो ये सब चीज़ें प्रिडिक्शन नहीं करी जा सकती है। तो यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे कह रहे हैं कि अच्छा, तुम मुझे डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी बता रहे हो। सेकंड, पहली क्या बताई थी? कैटास्ट्रोफ थ्योरी, और सेकंड डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी। और वो बोल रहे हैं कि इग्नोरमस यानी कि एक इग्नोरेंट पर्सन, एक ऐसा पर्सन, मुझ जैसा एक इग्नोरमस पर्सन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, यानी कि जो हिस्ट्री में बिलीव करता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी इलेक्ट्रॉन वाली इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है। यानी प्रोफेसर गायतोंडे को थोड़ा बहुत इस इलेक्ट्रॉन वाली क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा आइडिया है। So, imagine many world pictures. In one world, the electron is found here. In another, it is over there. In yet another, it is in a still different location. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो? यहाँ पे ये जो states हैं, ये जो सर्कल बड़े बड़े जो ये पाथ्स हैं इलेक्ट्रॉन के, इसको वो क्या बोल रहे हैं? वर्ल्ड बोल रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? अलग अलग दुनिया, जैसे रियल वर्ल्ड, पैरेलल वर्ल्ड, उसी से ये इसको कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मान लो कि ये एक वर्ल्ड है, ये कोई दूसरा वर्ल्ड है, ये कोई हो सकता है कोई तीसरा वर्ल्ड है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरी जगह है, यहाँ अलग जगह है। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेट्स को कंपेयर कर रहे हैं किससे, अलग अलग वर्ल्ड से, जैसे कि रियल वर्ल्ड या पैरेलल वर्ल्ड, और इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर रहे हैं प्रोफेसर गायतोंडे से, और समझा रहे हैं कि इस वर्ल्ड में आप यहाँ पे हो, और हो सकता है उस वर्ल्ड में, पैरेलल वर्ल्ड में कहीं और थे, और आप कब गए ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप कोमा में चले जाओगे। तो आपका ये प्रेडिक्शन भी पॉसिबल नहीं था, कोई नहीं कह सकता था कि आप कोमा में चले जाओगे, हो सकता है आप कोमा में नहीं जाते, कुछ भी हो सकता था। Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about. But all those alternative worlds could exist just the same time. तो वो कह रहे हैं एक बार अगर ऑब्जर्वर को पता चल जाए कि वो कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं कि हम किस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपको पता चल गया कि आप कहाँ थे, जैसे ही आप कोमा से बाहर है, आपको पता चल गया कि ये आपका रियल वर्ल्ड है, वो आपका पैरेलल वर्ल्ड है, तो आप बता सकते हो कि आप कौन से वर्ल्ड में हो, कौन से स्टेट में हो, यानी कौन से वर्ल्ड में हो। अभी आप बता रहे हो मैं यहाँ इस वर्ल्ड में हूँ, थोड़े दिन आप बता रहे थे 2 दिन तक मैं उस वर्ल्ड में था। तो एक बार एक ऑब्जर्वर यानी कि खुद आपको पता चल जाए कि आप कहाँ हो, तो आप किस वर्ल्ड में हो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पर ये जितने भी ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स हैं ये एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं एक टाइम पे, यानी कि ये जो न्यूक्लियस के बाद में जितने जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं ये एक टाइम पे एक साथ हैं। एग्जैक्टली इसी तरह एक टाइम पे अलग अलग वर्ल्ड्स हो सकते हैं, यानी कि ये रियल वर्ल्ड है, आप जब कोमा में चले गए थे, एक पैरेलल, एक इमेजिनेशन, एक फिक्शन वर्ल्ड चल रहा था, तो एक ही टाइम पे ये 2 वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा राजेंद्र यहाँ पे कह रहे हैं। राजेंद्र paused to marshal his thoughts. मार्शल यानी कि टू पुट देम इन ऑर्डर, सब चीज़ों को अब एक साथ। अब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता दी थी गायतोंडे को कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी, डिटर्मिनिज्म ऑफ क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रॉन, ये सब वो सब, उसने बहुत सारी चीज़ें बता दी। अब इनको सबको गैदर कर रहा है, एक साथ इकट्ठा करके कंक्लूजन बता रहा है गायतोंडे को। बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। अब हम वही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वाला, ये आपका न्यूक्लियस, ये उसके आसपास स्टेट्स हैं जिसको यहाँ पे वर्ल्ड बोला जा रहा है, और ये हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जिनको बोला जा रहा है, किससे कंपेयर करा जा रहा है, खुद प्रोफेसर गायतोंडे से। तो अब गायतोंडे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो अलग अलग वर्ल्ड है इनका आपस में कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनका आपस में कॉन्टैक्ट हो सकता है, ये मिल सकते हैं, एक साथ पॉसिबल हैं। तो राजेंद्र कहता है येस एंड नो, यानी कि आपके इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। इमेजिन 2 वर्ल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो वो इमेजिन करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो 2 वर्ल्ड्स, और यानी कि 2 स्टेट्स, और दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे ट्रैवल कर रहा है, यानी घूम रहा है, और किसके आसपास चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। तो गंगाधर पंत कहता है वैसे ही तुम मुझे बता रहे हो जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। तो राजेंद्र कहता है नॉट क्वाइट, कि नहीं नहीं नहीं, सन के आसपास जो सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं वैसा नहीं, क्योंकि सन के आसपास तो सारे प्लैनेट्स जो चक्कर लगाते हैं उनके बारे में हमें पता है कि अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ पे ये लोग रिवॉल्व करेंगे, पहले ये आएगा वो आएगा, ये सब साइंटिस्ट ने खोज लिया है, डिस्कवर कर लिया है, इसके बारे में तो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। वी नो द प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट्स, प्रिसाइज ट्रैजेक्टरी यानी कि किस पाथ में वो ट्रैवल करते हैं हमें मालूम है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक ही स्टेट में बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है इस स्टेट में सिर्फ एक है, हो सकता है इस स्टेट में 3 हो सकता है इस स्टेट में 4 हो, तो इनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। लेकिन सन के आसपास अगर मर्क्यूरी घूम रहा है तो एक ही मर्क्यूरी अपने आसपास घूमेगा, अपने ऑर्बिट में घूमेगा। यहाँ पे तो एक ऑर्बिट में, एक स्टेट में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पता नहीं लगाया जा सकता है। इन स्टेट नंबर 1, अब ये स्टेट नंबर 1 क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इसके ऊपर ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनको स्टेट्स कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी स्टेट नंबर 1, ओके, ये जो है हो गई आपका स्टेट नंबर 2, और ये बाहर आउटर वाली हो गई स्टेट नंबर 3। तो ये उन्होंने स्टेट्स के नाम दे दिए।
इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। मान लो कि स्टेट नंबर 1 में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एनर्जी हायर है। मैंने आपको क्या बताया था, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि कुछ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कुछ रिलीज करते। तो ये मान लो इसमें एनर्जी अभी इसकी थोड़ी सी हाई है। इन स्टेट नंबर 2 इट इज इन अ स्टेट ऑफ लोअर। और मान लो स्टेट नंबर 2 में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो है, थोड़ी कम है, और अब इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन। और वो अब ये बता रहे हैं कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे वो जंप कर सकता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें हाई एनर्जी थी वो स्टेट नंबर 2 में आ जाएगा, तो ये अपनी एनर्जी कुछ छोड़ देगा और इसकी एनर्जी यहाँ पे लो एनर्जी आएगी। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, कुछ छोड़नी पड़ती है। तो हाई एनर्जी से वो लो एनर्जी पे आया तो अपनी कुछ एनर्जी उसने रिलीज करी, यानी कि कुछ छोड़ दी, और अ पल्स ऑफ रेडिएशन। और इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पल्स ऑफ रेडिएशन। कैन नॉक आउट ऑफ द स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। तो स्टेट नंबर 2 में कुछ पल्स ऑफ रेडिएशन हुआ, यानी 1 में उसने कुछ एनर्जी छोड़ी और आया किसमें, स्टेट नंबर 2 में। Such transitions are common in microscopic systems. What if it happened on a macroscopic level? तो ये जो ट्रांजिशंस है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी बहुत छोटे लेवल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रांजिशंस, ये चेंजेस अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हुए, यानी कि थोड़े बड़े लेवल पे हुए, तो क्या? तो राजेंद्र ने ये सब चीज़ें क्वेश्चंस उठाए गायतोंडे के सामने। आई गेट यू, you are suggesting that I made a transition from one world to another and back again, Gangadhar Pant asked. तो गंगाधर पंत बोलता है राजेंद्र से, yes yes I get you, मुझे समझ में आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ और मैंने एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, मैं भी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में गया और ये ट्रांजिशन किया, यानी कि मैंने ये चेंज लाया अपने अंदर और फिर वापस इस न्यू वर्ल्ड में आया। पहले तो मैंने वर्ल्ड चेंज किया, यानी कि पहले मैं इस वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में गया और कुछ वहाँ एनर्जी रिलीज करी, यानी कुछ चीज़ें वहाँ चेंजेस हुए और फिर मैं वापस अपने रियल वर्ल्ड में आया। तो ये पल्स ऑफ रेडिएशन हुआ। तो यानी कि वो समझ गया कि राजेंद्र उसको थ्योरी के थ्रू क्या समझाना चाहता है। Fantastic though it seems, this is the only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. तो वो बोल रहा है फैंटास्टिक, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बस मुझे यही समझाना था। रेडिकली यानी कि अ चेंज दैट्स एनॉर्मस, पॉसिबली इवन ट्रांसफॉर्मिंग। रेडिकली यानी कि एक चेंज हुआ है और बहुत बड़ा चेंज हुआ है, काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस में क्या होता है कि ज़रा सा चेंज हुआ वो पूरी सिचुएशन को बड़े लेवल पे चेंज कर देता है और ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोसीड करते हैं। और उसी की वजह से जब एक इंसान एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाता है, ये उसी की वजह से होता है। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न्ड ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर वायबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। तो वायबल यानी प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आप समझ गए मिस्टर गायतोंडे कि एक साथ दो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक टाइम पे एक ही स्टेट। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस स्टेट में है तो इस वक्त दूसरी स्टेट में नहीं हो सकता। खुद दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अगर एक स्टेट 1 में है तो इसको अपनी कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, तब ये स्टेट 2 में आएगा। और अगर इसको वापस स्टेट 1 में आना है तो फिर इसको कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी और स्टेट 1 में वापस आना पड़ेगा। तो एक टाइम पे दो वर्ल्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी एक टाइम पे आप फील नहीं कर सकते रियलिटी भी और वो पैरेलल वर्ल्ड भी। या तो अब रियलिटी में हो या तो कोमा में जाके पैरेलल वर्ल्ड में हो, एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. तो ये बता रहे हैं राजेंद्र गायतोंडे को कि आपने एक ट्रांजिशन किया, यानी कि आपने चेंज किया। एक वर्ल्ड से आप दूसरे वर्ल्ड गए और आपने दोनों वर्ल्ड्स को एक्सपीरियंस किया, बट वन वर्ल्ड एट अ टाइम। यानी एक टाइम पे एक ही वर्ल्ड को आपने एक्सपीरियंस किया, दोनों को साथ में नहीं किया। द वन यू लिव इन नाउ, एक वर्ल्ड तो क्या है जिसमें आप अभी रियलिटी में रह रहे हो, एंड द वन वेर यू स्पेंड 2 days, और एक दूसरा वर्ल्ड जहाँ पे आपने वो 2 दिन बिताए, यानी कोमा वाले वो 2 दिन। वन हैज़ अ हिस्ट्री वी नो, ये रियलिटी वाले वर्ल्ड में वही हिस्ट्री है जो हम सबको पता है। द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और वो कोमा वाले वर्ल्ड में एक डिफरेंट हिस्ट्री जो सिर्फ आपको पता है क्योंकि आप वहाँ से एक्सपीरियंस करके आए हो।
द सेपरेशन और बाइफिकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। जो सेपरेशन और जो बाइफिकेशन है, जो डिवीजन हुआ, जो चेंजेस हुए, ये कहीं कहाँ हुए? वो बैटल ऑफ पानीपत में हुए। क्यों बैटल ऑफ पानीपत में हुए? यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर। अब सिर्फ पानीपत में क्यों हुए? और भी कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो सकता था जिसके बारे में वो पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते थे, लेकिन एक्सीडेंट के टाइम वो सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए पैरेलल वर्ल्ड में भी वो इसी से रिलेटेड हिस्ट्री में पहुंचे। तो राजेंद्र उनको यहाँ कह रहे कि ना तो आप पास्ट में गए, ना तो आप फ्यूचर में गए, आप यहीं थे। ऐसा नहीं कि आप पास्ट में चले गए बैटल ऑफ पानीपत में या फ्यूचर में चले गए, नहीं, आप यहीं इसी रियल वर्ल्ड में थे, यहीं आपका एक्सीडेंट हुआ, यहीं आप कोमा में लेटे हुए थे, सिर्फ दिमागी तौर पे आप दूसरे वर्ल्ड में गए थे, लेकिन आप थे यहीं पर, इसी रियल वर्ल्ड में। यू वर इन द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में थे, एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, यहीं प्रेजेंट में थे और एक डिफरेंट वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different points of time। तो उसने बोला कि ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड्स हो सकते हैं, आप किसी और वर्ल्ड में चले गए, हिस्ट्री के किसी और टॉपिक में चले गए, हो सकता है किसी अपने पुराने कोई आपका पर्सन कोई एक्सपायर हो गया है तो उसकी लाइफ में आप चले गए। एक टाइम पे अलग अलग वर्ल्ड्स को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ल्ड्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the questions that what was the beginning to bother him most, but why did I make the transition? तो अब राजेंद्र अपने पॉइंट्स को कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन अब मिस्टर गंगाधर पंत को एक डाउट फिर से आ गया है। वो ये कह रहे हैं why did I make the transition? ट्रांजिशन यानी कि चेंज, मैंने ये चेंज किया क्यों, यानी मैं एक रियल वर्ल्ड से पैरेलल वर्ल्ड में गया क्यों, यानी जब मैं कोमा में गया तो मैं उस चीज़ के बारे में क्यों सोच रहा था, क्यों हिस्ट्री मेरे दिमाग में ऐसे अलग आ गई। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो राजेंद्र ने बोला अगर मुझे पता होता ही तो मैं एक बड़ी प्रॉब्लम कब की सॉल्व कर चुका होता। अनफॉर्चुनेटली देर आर मैनी अनसॉल्व क्वेश्चंस इन साइंस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो वो कह रहे हैं साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अनसॉल्व है, यानी कि अब तक इंसान सॉल्व नहीं कर पाए, और आपकी प्रॉब्लम भी उन्हीं कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स में से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, पर ये चीज़ मुझे गेस करने में स्टॉप नहीं करेगा। वो कहते हैं फिर भी मैं गेस तो कर ही सकता हूँ क्या सोल्यूशन हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम का। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, यू नीड सम इंटरैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। इंटरैक्शन यानी कि रीज़न, यहाँ पे इंटरैक्शन का मतलब रीज़न, कि अगर आपने ट्रांजिशन किया है, यानी अगर आप एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में गए हो, तो जाहिर सी बात है आपको एक रीज़न चाहिए, एक वजह चाहिए कि आप जाओगे, नहीं तो कोई भी ऐसे फालतू में नहीं जाता है। Perhaps at the time of the collision यानी कि जब आपकी टक्कर हुई थी आपकी कार की ट्रक से, उस टाइम पे you were thinking about catastrophe theory and its role in the wars। उस वक्त आप तो अपने दिमाग में क्या सोच रहे थे? कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, और वॉर्स पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या असर पड़ता है, यही आप सोच रहे थे अपने दिमाग में। Maybe you were wondering about the Battle of Panipat. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में वो सेल्स होते हैं जो सिग्नल्स ब्रेन को और ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन से सारी नर्व्स तक पहुंचाते हैं, और ट्रिगर करना कोई चीज़ जो कॉज होती है, जो होती है। तो यहाँ पे राजेंद्र कह रहे हैं कि जब आप कोलिजन के टाइम ये सोच रहे थे, ये आप थॉट्स अपने दिमाग में ला रहे थे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, तब जो आपके न्यूरॉन्स थे वो ट्रिगर कर गए, यानी कि सिग्नल दिया आपके ब्रेन को कि यही वो पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके पूरी बॉडी में और आपके ब्रेन में सिर्फ यही चल रहा था, इसी टॉपिक के बारे में चल रहा था, और इसी की वजह से यही कॉज था, यही रीज़न था कि शायद आप किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, Professor Gaitonde said। तो प्रोफेसर गायतोंडे ने क्या बोला राजेंद्र से कि अ गुड गेस, सही गेस किया शायद तुमने कि शायद ऐसा ही होगा तभी मैं दूसरे वर्ल्ड में चले गया। लेकिन गायतोंडे कह रहे हैं कि अगर सोचो हिस्ट्री में जैसा मैं पैरेलल वर्ल्ड में सोच रहा हूँ, अगर रियलिटी में भी ऐसा हो जाता, मराठा सही में जीत जाते तो कितना अच्छा होता है, मतलब हमारी हिस्ट्री कितनी बदली हुई होती इस वक्त। That was going to be the topic of my 1000th presidential address। अब ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर गायतोंडे कह रहे हैं कि यही जो था, ये जो टॉपिक था कि व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कैटास्ट्रोफ थ्योरी ऑन बैटल ऑफ पानीपत या फिर वॉर्स पे, यही टॉपिक मेरे 1000th यानी मेरे 1000वें लेक्चर का मेरा टॉपिक था। नाउ यू आर इन अ हैप्पी पोजिशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस rather than just speculating, Rajendra laughed।
बट गंगाधर वॉज ग्रेव। स्पेक्यूलेट करना यानी वंडर करना, किसी चीज़ को सोचना, अनुमान लगाना। ग्रेव यानी कि कोई सीरियस एक्सप्रेशन लाना अपने फेस पे। तो अब राजेंद्र कहता है कि अब तो आप बड़े आसानी से इस पे लेक्चर दे सकते हो, क्योंकि अब तो आप स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हो, यानी कि अपनी हिस्ट्री में जो भी आपको टॉपिक पे बोलना है उस पर सिर्फ अनुमान लगा नहीं सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, आप तो पूरा क्लियरली बता सकते हो, क्योंकि आप तो वो पैरेलल वर्ल्ड भी एक्सपीरियंस करके आ गए हो। तो आप तो कितना क्लियरली, कितना अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को सब एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन गंगाधर पंत बिल्कुल सीरियस और चुपचाप बैठे वहाँ पे। No, Rajendra, my 1000th address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding. तो गायतोंडे राजेंद्र से कहते हैं कि नहीं, अब मैं अपना 1000वां लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना 1000th लेक्चर दे चुका हूँ। और कहाँ दे चुका हूँ, अपने दिमाग की वो पैरेलल इमेजिनेशन वर्ल्ड में, जहाँ मैं आज़ाद मैदान गया था और वहाँ पे क्राउड ने मुझे उठा के स्टेज से नीचे फेंक दिया था और मेरे को इतना इंसल्ट किया था। तो इसलिए अब मेरा वो 1000वां लेक्चर हो गया। अब अपनी रियल लाइफ में आके मैं अपना 1000th लेक्चर नहीं डिलीवर करूँगा। अब से मैं कोई लेक्चर डिलीवर नहीं करूँगा और मेरा 1000 लेक्चर्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। Never be seen presiding any other meeting. I have conveyed my regrets to the organizers of the पानीपत सेमिनार। तो जो 1000th लेक्चर वो कार से रियलिटी में देने जा रहे थे, वो पानीपत सेमिनार के नाम पे था, यानी वो वहीं देने जा रहे थे बॉम्बे में। तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने अपने रिग्रेट्स यानी बीइंग सॉरी फॉर समथिंग, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो ये लेक्चर कंडक्ट करा रहे थे, उनको मैंने अपना रिग्रेट भेज दिया, यानी सॉरी बोल दिया मैंने कॉल करके, लेटर भेज के, और उनको मैंने बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो अब मैं कोई भी लेक्चर नहीं डिलीवर करूँगा रियलिटी में, और मैं अपना 1000वां लेक्चर अपने पैरेलल वर्ल्ड में आज़ाद मैदान में दे चुका हूँ, जहाँ क्राउड ने बुरी तरह से मेरी बेइज्जती करी थी। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत एडवेंचरस चैप्टर था, जिसमें हमने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, बॉम्बे, पुणे, फिर बॉम्बे की अलग अलग जगहों पे हमने ट्रैवल किया। तो एक बहुत एडवेंचरस राइड थी, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी थे फिजिक्स के। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने अच्छे से मैग्नेट ब्रेन्स आप तक, आपके घरों तक इतने अच्छे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन वीडियोज़ पहुँचा रहा है, जिसमें कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप जस्ट स्टे ट्यून्ड, आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर करेंगे। तब तक लिए बाय बाय एंड